कैंसर हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक इसका बड़ा कॉज है। और एक वजह ये भी है कि अब हम बहुत आसानी से कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कैंसर की डायग्नोसिस में, कैंसर की स्क्रीनिंग में, कैंसर का जल्द से जल्द इलाज अवेलेबल कराने में और सारे मरीज़ों को वो इलाज आसानी से और सही जगह पे और सही समय पे उपलब्ध हो जाए, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। तो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं कि हम जो रिसर्च से, जो हमारे एक्सपीरियंस से, जो हमारी नॉलेज से हम कैंसर को जितना समझ पाए हैं और उसका जितना भी इलाज हमने अभी तक उसको डिस्कवर किया है, उसको जाने हैं, वो हम जो है अपने मरीज़ों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिसको कि हमारे डॉक्टर्स उसका इस्तेमाल करके मरीज़ों को बेस्ट अवेलेबल नॉलेज से मरीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जिस पे कि काम हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारी कंट्रीज़ में भी हो रहा है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारी कंट्रीज़ की कॉमन मैलिग्नेंसीज हैं, जो हमारी कंट्रीज़ की जो प्रमुख कैंसर हैं, उन पर हमारा रिसर्च का, उन पर हमारा एजुकेशन का और उन पर हमारी कैंसर केयर का जो है वो ये प्राइमेट का बड़ा पार्ट होना चाहिए। ये हमारा जो है बेसिक होना चाहिए। इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि हर कंट्रीज़ की, हर जगह की नीड्स अलग अलग होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग तरह के कैंसर हैं, वहाँ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारी अपनी कंट्री की ज़रूरतें हैं, हमारी जो प्रीवेलेंट हमारे यहाँ कैंसर्स हैं, उन पे हम लोग फोकस करें अपना। उन जो बहुत टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हमारे यहाँ कॉमन हैं, तो उन पे तवज्जो हो हमारी। गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर रिसर्च का काम हो। ब्रेस्ट भी है और सर्विक्स का कैंसर तो है ही। तो ये सारे कैंसर हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जापान में जो है स्टमक कैंसर कॉमन है, तो उन लोगों ने तो अपना सब कुछ डेवलप कर लिया, उसमें उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग सिस्टम तक बना लिया, उसकी वो स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो इस फोकस पे हमारे यहाँ काम होना चाहिए, हमारी एजुकेशन का और हमारी रिसर्च का। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। ये कि जो भी अवेलेबल नॉलेज और हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, वो क्या हम सब लोगों को दे पा रहे हैं? क्या वो सब लोग सारे कैंसर के मरीजों को पहुंच पा रही है? इसके आंसर सोशल, सामाजिक तौर पर भी दिए जा सकते हैं और राजनीतिक तौर पर भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। राजनीतिक तौर से मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसको एक पॉलिसी मैटर बना के कि हम एक गांव में बैठे हुए आदमी को भी वो इलाज दे पाएँ जो कि जिसके पास टर्शरी केयर सेंटर तक जाने की ना तो अवेयरनेस है, ना उसके पास साधन है, हम उसको भी वो चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। और इसका बेहतर तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है उसको हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, उसको हमें और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वो इस तरीके से कि हम अपना रेफरल सिस्टम को मजबूत बनाएं। मतलब हमारे जैसे गांव में पीएचसी है, पीएचसीएससी होती है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, फिर टर्शियरी केयर सेंटर्स होते हैं, स्पेशलाइज सेंटर होते हैं। तो ये जो चैनल है पूरा, जहाँ पे मरीज सबसे पहले अपनी बात रखता है, जहाँ पे मरीज सबसे पहले अपनी बात रखता है, वो अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास जाता है, तो उन लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को पहचाने और जल्द से जल्द पहचान कर उसको सही जगह पे पहुँचाएँ। हमारे यहाँ जो एडवांस कैंसर आ रहा है उसकी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रॉपरली टाइमली रेफरल नहीं हो पाता है। तो इस रेफरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल शुरुआत से पीएचसी के लेवल से लेकर टर्शरी केयर सेंटर तक आने तक।
फिर हम ये कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर हम जो है ये सर्विस प्रोवाइड करें। इनिशियल लेवल की बेसिक सर्विस तो हम दे ही सकते हैं ना, ताकि वो, क्योंकि हर जगह पेशेंट नहीं जा सकता, उसके वो चाहता है कि उसको इलाज उसकी अपनी पेरिफेरी में ही मिल जाए, अपने ही आसपास में ही मिल जाए। तो ये एक चीज़ है कि रेफरल सिस्टम को अपने मजबूत बनाएं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हम सारे लोग को पार्टिसिपेट इसमें करें। ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विस देने वालों का काम नहीं है, बल्कि इसको हम पूरी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम समझकर एड्रेस करें। कैंसर का होना और कैंसर का एडवांस स्टेज में होना, कैंसर का इलाज सारे लोगों को ना मिल पाना, ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है और इसको एक सोशल प्रॉब्लम समझकर लोगों के बीच लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर के करने से नहीं होगा, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, इसमें ख़ुद कैंसर के मरीज़ का, उसकी फैमिली का, उसकी अपनी सोसाइटी का, हर किसी का पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ताकि उसमें उसको जो है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, टीम अप्रोच है, जिसमें हमको उसकी सारी वेलबींग्स की तरफ तवज्जो देनी है। उसके डिजीज़ पर भी फोकस करना है, उसकी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना है, उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे भी फोकस करना है, उनके रिहेबिलिटेशन पे भी फोकस करना है। तो इसको जब तक हम एक सोशल प्रॉब्लम मान के उसको नहीं एड्रेस करेंगे और सब लोग को अवेयर नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहेगा। तो इसको हमको सोसाइटी की एक प्रॉब्लम बना देनी है, ताकि वो उन रिस्क फैक्टर्स से भी अवेयर हो जाए जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में हमको ये पता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम प्रिवेंट करें तो बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड को हम कैंसर के रोक सकते हैं उसके होने से पहले ही। तो ये चीज़ एक सोशल एविल की तरह, रिस्क फैक्टर जो है वो एक सोशल एविल की तरह लोगों के जहन में आ जाए, तो इसको हमको काम करने की ज़रूरत है प्रिवेंशन के लेवल पे। सर, लेकिन जैसा आपने बताया कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हम देखते हैं कि अवेयरनेस में सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, उस पर भी हम इतना बड़ा कैंसर का फ़ोटो बनाते हैं, या टोबैको के फ़ोटो जो पैकेट्स होते हैं उस पर भी इतना बड़ा है। तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि उसमें हमने अब कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि 75% ऑफ द पैकेजिंग उसमें आपको कैंसर की अवेयरनेस करनी है, लेकिन वो वही आदमी ले रहा है जो कि अफेक्ट भी हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन से कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन से हो सकता है वो फ़ायदा ना हो, लेकिन हमको इसको कुछ ना कुछ डिज़ाइन तो करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि असल में हमारी जो मेंटेलिटी इसमें काम कर रही होती है वो ये कि ये चीज़ हमें नहीं होगी, हम उसको ये मान के चल रहे होते हैं, है ना। तो हम वो सारे रिस्क फैक्टर्स और वो सारी लाइफ स्टाइल को अपनाए हुए होते हैं, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल होते हैं और हम ये मान के चल रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं होगी। तो अगर हम वो अपने रियल सिनेरियो में उन कैंसर के पेशेंट्स को देखें या उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो शायद उनको इसका एहसास हो कि वो क्या पेनफुल प्रोसेस होता है और कैसे वही होता है कि ये चीज़ हमें भी हो सकती है। तो ये वाली मेंटेलिटी ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि असल में जो ये पिक्टोरियल अवेयरनेस है इसके तो हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमारी उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ इसमें इस लाइन में करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो उसका स्कोप कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बस ये कि हमें उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने लाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक ही तरीके का स्टिमुलस दे के हम लोग उसके लिए आदी हो चुके हैं, तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करती। एक सर, आजकल लोगों का कहना है कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपका इस पे क्या व्यू है? क्या वाकई में अब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, या उसका हम क्रेडिट एक अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को दे सकते हैं? लेकिन अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को क्रेडिट देते हैं तो फिर वही बात आती है कि क्या हम इतने अभी भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि हम बहुत ज़्यादा डायग्नोज कर पा रहे हैं और ट्रीट कर पा रहे हैं, या वाकई में कैंसर का ही प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में? मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, प्रीवेलेंस और जो वो इंसिडेंस है वो भी बढ़ा है, और उसकी वजह वही है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके का हो गया है कि हम वो सारे फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। और ये भी हकीकत है कि जो हमारी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो बड़ी है,
लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, उनको ये लगता है कि उनको ये कैंसर हो सकता है, वो आते हैं, स्क्रीनिंग भी बढ़ी है बहुत सारे कैंसर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों ही फैक्टर्स हैं। अभी सर किसी भी मरीज़ को कैंसर होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो होती है कि इतना महंगा इलाज है, उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए। तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे, या क्या चीज़ हमारी सरकार कर सकती है, या क्या चीज़ आप लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, या एज अ डॉक्टर क्या आपके सजेशंस होंगे उस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं और उसके बहुत सारे जवाब भी हैं। हमारे लेवल पे, हमारे जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लेवल पे ये है कि एक जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जो कि वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है, जो कि बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट है, तो वो उतना महंगा नहीं है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम जो इन्वेस्टिगेशनल हैं अभी, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। तो हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम किस तरह के पेशेंट को एड्रेस कर रहे हैं। तो एक पर्सनलाइज जो मैनेजमेंट होता है उस पर फोकस करके हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं कि जो हमारे सामने पेशेंट है, अगर हमारे तो वो किस बैकग्राउंड का, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हम टेलर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम पर्सनलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भी। ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक सर मरीज़ को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो इस चीज़ में होता है कि कैसे कोई चीज़ सरकारी सेटअप में अगर सस्ते में हो जा रही है और वही चीज़ आप लोग क्लेम करते हैं कि वही सेम चीज़ प्राइवेट सेटअप में हो रही है, लेकिन वहाँ पे लाखों रुपए उसका खर्च हो रहा है। तो क्या इन दोनों इलाजों में कोई डिफरेंस होता है, या सिर्फ यही फ़र्क है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड हैं या गवर्नमेंट के सेटअप हैं इसलिए सस्ते हैं, और जो प्राइवेट सेटअप है वो प्राइवेट है इसीलिए महंगा है, या वाकई में कुछ उनके इलाज में भी डिफरेंस आता है दोनों में? तो इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कैंसर सेंटर की या किसी पर्टिकुलर उसकी को कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो फैसिलिटीज़ हो सकता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लैकिंग हो इस वक्त, जो कि वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स या वो जो हैं वो दे रहे हो, तो इसमें भी पेशेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरत क्या है, और डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत के हिसाब से अगर वो उस ज़रूरत को वो समझ ले और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इलाज के। तो अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट के सामने रखी जाए, उनके सामने क्लियर हो, तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे डिसीजन मेकिंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग। हम पेशेंट को वो नॉलेज दे दें कि वो अपने इलाज के डिसीजन मेकिंग में आ जाए, तो वो ज़्यादा आसान होगा उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये जहाँ हम और चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं, और चीज़ें बताते हैं उसको, तो हम उसको डिसीजन मेकिंग में उसको पार्ट बनाने का, क्योंकि ये मेडिकल एथिक्स का भी पार्ट है, हम उसको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं। उसको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उस एक्चुअल प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से उनको चूज़ कर सकता है, अगर वाकई में वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और एक सर हमेशा से जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें हमेशा से पेशेंट की ये कंप्लेन रहती है कि वहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसको शॉर्टन करने के लिए या उसमें अपने मरीज़ों की हेल्प करने के लिए आपका डिपार्टमेंट या आप लोगों की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ओवर क्राउडिंग है। हर गवर्नमेंट सेटअप में हम देखेंगे कि मरीज़ों की एक ओवर क्राउडिंग है, और लंबी डेट्स मिलती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लंबी डेट, एक प्रोसीजर की लंबी डेट मिल रही है, इलाज में देरी से शुरू पाता है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। पेशेंट का टर्शरी केयर सेंटर तक टाइमली आ पाना, ये एक अलग प्रॉब्लम है, और फिर वहाँ पर टाइम से इलाज शुरू हो पाना, ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो इससे हमको धीरे धीरे ही कोप अप करना होगा, इसके तरीके हमको ढूंढने होंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसका कोई एक आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कैंसर सेंटर हैं गवर्नमेंट सेटअप में वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो एक तो यही है कि हम उस सेंटर की तादाद बढ़ाएं उनको, और ये भी होता है कि एक सेंटर पे ज़्यादा पेशेंट पहुंच जाते हैं। जैसे अब टाटा का नाम है तो पूरी इंडिया से वहाँ पे मरीज़ पहुंच जाते हैं। तो
इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि उनकी काउंसलिंग की पेशेंट की ज़रूरत है कि इलाज जो है मरीज़ को बहुत बार पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ इलाज मौजूद भी है। तो ये भी उनको बताने की ज़रूरत है कि आपके अपने इलाके में भी उसका इलाज मौजूद हो सकता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और इलाज सेम है, इलाज हर जगह एक ही जैसा है। तो ये यकीन और ये बॉन्डिंग जो है जब पेशेंट अपने अंदर वो डेवलप करेगा, ये रिलेशन जब पेशेंट का बनेगा, तो फिर जो एक सेंटर में पुलिंग हो रही है और ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी ये कि जो हर सेंटर हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और हर लेवल पे जो है फैसिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सर, इस वर्ल्ड कैंसर डे पे आप अपने सारे पेशेंट्स को एक मैसेज अगर मैं कहूँ तो क्या देना चाहेंगे? कैंसर के मरीजों को मैसेज ये है कि ये एक बीमारी है और इसको बस बीमारी ही तरीके से लिया जाए, ज़िंदगी का एक पार्ट है और इसमें आपको भी आगे बढ़ना है, आगे चलना है और पूरे सिस्टम को का कॉपरेशन से काम बनेगा, पूरी सोसाइटी के कॉपरेशन से काम बनेगा। जैसा कि इस साल जो है वो वर्ल्ड कैंसर की थीम भी है कि क्लोज द केयर गैप। इसमें मेरे एक बात जो मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि हम कैंसर की और कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं, कैंसर केयर गिवर की बात जो है वो हमारी कंट्री में बहुत कम होती है। कैंसर केयर गिवर से मतलब ये है कि जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके क्लोजली उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो कि उनके साथ नहीं होते, उनको असिस्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको दवाई देते हैं। तो एक लंबे टाइम तक जो इलाज चलता है और जो ये अस्पताल आते हैं उनका घर पे भी ख्याल रखते हैं। तो ये कैंसर के गिवर्स जो है ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है। तो इनकी प्रॉब्लम्स को समझना और इनको स्ट्रेंथन करना, इनकी मेंटल कंडीशंस को समझना, ये एक ऐसा की पॉइंट है कि अगर हम इनको स्ट्रेंथन कर दें तो बहुत हद तक जो है हम अपनी जो कैंसर हॉलिस्टिक केयर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं।